नमस्ते। हर दिन है कहानी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की संपूर्ण कहानियों के क्रम में आज प्रस्तुत है कहानी अकलंक का दूसरा भाग। आवाज प्रज्ञा पांडे की है, तो शुरू करते हैं अकलंक का दूसरा भाग। मार्टिन के विशाल भवन के चारों ओर सैनिकों का पहरा था, किंतु सैनिक प्रजातंत्र के नहीं थे। मकान के अंदर से गाने की ध्वनि आ रही थी, किंतु वे प्रजातंत्र के राष्ट्रगीत के स्वर नहीं थे। मार्टिन के भवन पर आज शत्रु सेना का अधिकार था। आज देश के 700 शत्रु उसमें आश्रय पा रहे थे और अधिकाधिक दक्षिण की ओर बढ़ने के मंसूबे बांध रहे थे। और भवन के बाहर चारों ओर पतली कीच थी, काली काली, केवल कहीं कहीं भवन से आने वाले प्रकाश के कारण दीप्त। भवन से दूर पर छोटे छोटे पेड़ों के झुरमुट में क्रिस्टाबेल खड़ी थी। उसके पास ही एक पेड़ से घोड़ा बंधा था। क्रिस्टाबेल एकाग्र दृष्टि से भवन की ओर देख रही थी, किंतु ध्यान से देखने पर मालूम हो जाता था कि उसकी आंखें उधर लगी होने पर भी ध्यान उधर नहीं था। भवन के अंदर शायद कोई उत्सव हो रहा था और इसीलिए कभी कभी शायद अग्नि की उद्दीप्ति के कारण उसके अंदर प्रकाश बढ़ जाता था। उसी प्रकाश की एकाध झलक रात्रि के अंधकार को भेद कर उस झुरमुट तक पहुंच जाती थी, तो उसमें क्रिस्टाबेल का वह तना हुआ चेहरा और चमकती हुई आंखें, आंसू भरी आंखें स्पष्ट दिख जाती थीं। क्रिस्टाबेल ने आप ही आप कहा, आज दंड हो चुका होगा और कल मैं। रुक कर वह फिर उस ससंग तंद्रा में पड़ गई। मार्टिन, मेरा दुर्भाग्य। एकाएक मानो किसी दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर उसने अपने शरीर को झटका दिया और भवन पर से आंखें हटा ली, किंतु तत्काल ही उसका शरीर जड़ हो गया, मानो कोई चिड़िया सांप की सम्मोहन दृष्टि से निकलने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही हो और थक गई हो। वह फिर भवन की ओर देखने लगी। ईसा, ईसा, अगर उसके दिल में इतना साहस होता, अगर मेरे हाथों में इतनी शक्ति। एकाएक वह चौंकी। घोड़े ने भी चौंक कर सिर उठाया और हवा सूंघने लगा। क्रिस्टाबेल ने देखा, उसके आगे कुछ दूरी पर एक आदमी धीरे धीरे चौकन्ना होकर बढ़ रहा था। एकाएक वह एक स्थान पर रुका और जमीन टटोल कर बैठ गया। फिर उसने जेब में से एक चकमक पत्थर का टुकड़ा निकालकर थोड़ी सी घास सुलगाई और उसे भूमि पर रख दिया। भूमि पर से धुआं उठने लगा। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा छर्र छर्र हुआ, जैसे बारूद जली हो, और उसके क्षणभंगुर प्रकाश में क्रिस्टाबेल ने देखा वह व्यक्ति मार्टिन का चिर परिचित था। उसके मुख पर एक विचित्र आनंद मिश्रित भाव था। क्रिस्टाबेल ने धीरे से पुकारा, साइमन। वह व्यक्ति चौंका। उसने जेब से पिस्तौल निकाला और पेड़ों से झुरमुट की ओर बढ़ा। जब वह पास आ गया तब क्रिस्टाबेल बोली, साइमन, मैं हूं, क्रिस्टाबेल। उस व्यक्ति ने पिस्तौल छिपा लिया और बोला, तुम यहां कहां? और तुम? मैं कार्यवश आया था। क्या कर रहे थे? जरा देर ठहरो, अभी जान जाओगी। कहकर वह रुक कर चुपचाप भवन की ओर देखने लगा। क्रिस्टाबेल भी उधर देखती रही। एकाएक क्रिस्टाबेल को प्रतीत हुआ भूकंप हो रहा है। उसके पैर लड़खड़ाए, घोड़ा भी एकाएक हिनहिनाया। वातावरण में मानो एकाएक घोर दबाव सा पड़ा। क्रिस्टाबेल ने आंखें बंद कर ली। धड़ाक, धम। एकाएक 20 तोपों का सा स्वर हुआ। क्रिस्टाबेल का सिर भन्ना गया, कान बहरे हो गए। 1 मिनट तक वह कुछ कह नहीं सकी। फिर उच्च स्वर में बोली, यह क्या है? प्रश्न व्यर्थ था। धमाके से मार्टिन का विशाल भवन एकाएक भूतल से उड़ गया था और उसके छिन्न भिन्न अवशेष न जाने कहां कहां फैल गए थे। 2-4 टुकड़े उस झुरमुट से कुछ दूर ही गिरे थे। यही सब देखकर साइमन ने क्रिस्टाबेल को उत्तर दिया। यही सब देखकर साइमन ने क्रिस्टाबेल को उत्तर नहीं दिया। बोला, मैं तुम्हारी तलाश में था। क्यों? एक पत्र है, मार्टिन का। है? तुमने कैसे पाया? उसने किसी प्रहरी के हाथ से भिजवाया था, वह मुझे दे गया। क्रिस्टाबेल ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोली नहीं। साइमन ने उसका अभिप्राय समझकर कहा,
उसको प्राणदंड की आज्ञा हो गई। क्रिस्टाबेल सिर झुकाकर खड़ी रही। साइमन ने पत्र उसकी ओर बढ़ाया, उसने ले लिया। साइमन ने दियास्लाई जलाकर प्रकाश किया। क्रिस्टाबेल पत्र पढ़ने लगी। पत्र पढ़कर जब उसने साइमन की ओर देखा, तब भी तिरस्कार और विद्रूप का भाव उसके आंखों से गया नहीं था। उसने पूछा, अच्छा यह बताओ, यह प्रबंध तुमने कब किया था? यह प्रबंध मेरा नहीं, मार्टिन का था। हैं? वह कुमिंगतांग की गुप्त कार्यकारिणी का सदस्य था। उसने बंदी होने से पहले मुझसे कहा था कि इस पलीते में आग लगा जाऊं। मैं कल भी आया था, पर कल यह गीला था, जला नहीं। क्रिस्टाबेल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह बिजली से ताड़ित लता की तरह जमीन पर पड़ गई। मिनट भर बाद जब उसे होश आया, तब रोते स्वर में बोली, तुमने पहले नहीं कहा। अगर मैं जानती, कल तक भी जानती होती। इसके आगे उसका स्वर रोने के आवेग में अस्पष्ट हो गया। साइमन ने हिचकिचाते हुए स्वर में कहा, बहन धैर्य धरो। क्रिस्टाबेल बिजली की तरह उठी और घोड़े की लगाम पेड़ से खोलकर सवार हो ली। साइमन ने पूछा, कहाँ चली? क्रिस्टाबेल ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाथ का पत्र साइमन की ओर फेंककर घोड़ा दौड़ाती हुई निकल गई। जब साइमन का विस्मय कुछ कम हुआ, तब वह फिर दियास्लाई जलाकर पत्र पढ़ने लगा। क्रिस्टाबेल, कल मुझे प्राणदंड हो जाएगा, इसलिए आज अंतिम विदा ले रहा हूँ। हमारा विच्छेद तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम्हारा विश्वास उठ गया था, किंतु अभ्यासवश विदा मांग रहा हूँ। सुनो क्रिस्टाबेल, जाते हुए एक बात कहे जाता हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। इस बात का विश्वास मैं तुम्हें उसी समय दिला सकता था, पर तुम विश्वास नहीं कर सकी। मुझे तुमसे विश्वास की, सहज स्वाभाविक अटल विश्वास की आशा थी। यह आशा प्रत्येक मनुष्य करता है। तुम वैसा विश्वास नहीं दे सकी। अगर प्रत्येक बात में विश्वास का पात्र होने के लिए प्रमाण देना पड़े, अगर तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए नित्य ही यह दिखाना पड़े कि मैं उसका पात्र हूं, तो ऐसे प्रेम का क्या मूल्य है? अगर तुम विश्वास भर कर लेती, 2-1 दिन मैं नहीं रहूंगा, तब तक या उसके बाद तुम्हें प्रमाण मिल जाएंगे कि मैं कायर नहीं हूं। इसी से मैं कहता हूं, अगर तुम अब किसी से प्रेम करो तो ऐसा व्यक्ति चुनना जिसका तुम अकारण विश्वास कर सको। एक कायर से इतनी ही शिक्षा ग्रहण कर लो। अब मेरे हृदय में शांति है। अपना हृदय टटोल कर देख लेना, उसमें क्या है। मार्ट। पत्र पढ़ चुकने पर साइमन ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे एक ओर चल दिया। अरे तुम सबको क्या हो गया? कहाँ पागलों की तरह भागे जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम, एक कायर को प्राणदंड मिल रहा है। मार्टिन को? उसका फैसला हो गया कल ही। क्या उसने कोई सफाई नहीं दी? नहीं। जब उससे पूछा गया तब बोला, मैं सैनिक हूँ। सैनिक स्वभावतः विश्वास का पात्र होता है। मैं सफाई देकर विश्वास मोल नहीं लेना चाहता। इतनी अकड़! मालूम होता है कायर के भी दिल है। अरे अभी और सुनो। जब दंड सुनाया गया तब जजों ने उस क्रिस्टाबेल की तारीफ भी की। इन दोनों की शादी होने वाली थी। तब मार्टिन बोला, हाँ मेरी ओर से बधाई भी भिजवा दीजिएगा। फिर बोला, आपने मुझे कहा है और प्राणदंड दिया है। प्रजातंत्र के एक सैनिक की हैसियत से मैं दंड स्वीकार करता हूँ, पर एक प्रार्थना है कि दंड देते समय मुझे कायर की तरह पीठ में गोली न मारी जाए। मैं कायर नहीं हूँ। फिर जज ने पूछा, इसका सबूत? पर बेचारा सबूत क्या देता, चुप हो गया। जज ने बहुत सोच कर कहा, मैं विवश हूँ। फिर कैदी को ले गए। भीड़ को चीरता हुआ एक घोड़ा आगे आ रहा था। इन दोनों व्यक्तियों के पीछे पीछे चल रहा था। उस पर सवार एक स्त्री इस चेष्टा में थी कि मौका मिलने पर आगे निकल जाए। ये बातें सुनकर वह व्यथित अर्धविक्षिप्त स्वर में बोली, अरे यह सब मैं सुन चुकी हूँ, फिर क्यों दोहराते हो? बताओ दंड होने में कितनी देर है? दोनों व्यक्ति चुपचाप एक ओर हट गए, उसकी ओर देखने लगे। उसने अपना प्रश्न दोहराया, 15-20 मिनट होंगे बस। कहकर क्रिस्टाबेल ने घोड़े को चाबुक मारा। चाबुक से अनभ्यस्त थके मांदे किंतु अभिमानी घोड़े ने सिर उठाकर फुफकारा और फिर तिलमिलाकर भीड़ को चीरता हुआ दौड़ने लगा।
किसको धक्का लगता है, कौन गिरता है, अपने अपमान में वह सब भूल गया। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, पूरी दानवी है, और फिर आगे बढ़ने लगे। उस चौक के आसपास तीनों ओर खचाखच भीड़ भीड़ भरी हुई थी। चौथी ओर दीवार की छाया में एक शहतीर जमीन में गड़ा हुआ खड़ा था, जिसके साथ सैनिक मार्टिन को बांध रहे थे। उसे शहतीर के साथ सटाकर मुंह दीवार की ओर करके खड़ा कर दिया गया था। मार्टिन चुपचाप निष्क्रिय होकर देखता जाता था, मानो वह इस अभिनय का प्रधान पात्र न होकर एक दर्शक मात्र हो। भीड़ इस क्रिया को देखती जाती थी और आलोचना करती जाती थी। कैसा मरियल सा खड़ा है, जैसे अफीम खाली हो। अरे, कायर को हौसला थोड़े ही होता है। कल तो बड़ी शान से खड़ा था, जज को भी घुड़की देता था। अरे, जब तक मौत सिर पर नहीं आती तब तक गीदड़ भी घुड़कियां दिखाते हैं। पता तो तब चलता है जब सामना होता है। भीड़ की आलोचना सदा बड़ी पैनी और विषाक्त होती है, पर मार्टिन पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। शायद इसी से आलोचना प्रखरतर होती जा रही थी। थोड़ी ही देर में बांधने की क्रिया पूरी हो गई। सैनिक वहां से हट गए। इस शहतीर के 50 कदम की दूरी पर सैनिकों की एक कतार खड़ी थी और उनसे कुछ हटकर एक सैनिक अफसर, जिसके आदेशानुसार सब काम हो रहा था। उसने एक बार चारों ओर देखा, भीड़ के एक अंश को पीछे हटने का इशारा किया, फिर सावधान होकर सैनिक पंक्ति को आदेश देने लगा। उसके आदेशों से प्रेरित सैनिकों ने बंदूकों के कुंदे अपने कंधों पर टेके, निशाने साधे और तैयार होकर खड़े हो गए। अफसर अपनी घड़ी देखने लगा। एकाएक चौक से दूर पर पक्की सड़क पर घोड़े की टाप, सरपट दौड़ की टाप सुनाई पड़ी। किसी ने कहा, वह कैदी का क्षमा पत्र आ रहा होगा। तत्काल ही किसी ने फटकार दिया, चुप रहो। भीड़ को चीरता हुआ एक घोड़ा निकला और सवार स्त्री ने एकाएक लगाम खींची। घोड़ा अफसर के बिल्कुल पास आकर रुका। स्त्री क्षण भर मुग्धवत देखती रही। भीड़ ने उसकी ओर देखा और एक ही स्वर में, दबे स्वर में बोली, दानवी। अफसर ने घड़ी से आंख हटाते हुए कहा, एम, निशाना साधो। क्रिस्टाबेल चौंकी और लड़खड़ाते हुए घोड़े पर से कूदकर अफसर की ओर दौड़ी। अफसर ने दृढ़ स्वर में कहा, फायर। लोगों की आंखें क्रिस्टाबेल से हटकर मार्टिन पर जा जमी। क्षणिक गंभीर औत्सुक्यपूर्ण प्रकंपित महाशांति में एक स्त्री स्वर गूंज उठा, उसे बचाओ, अकलंक अकलंक। फिर एकाएक बाहर बंदूकों के नाद में वह स्वर डूब गया। क्रिस्टाबेल लड़खड़ाने लगी। सैनिक मार्टिन की ओर दौड़े। किसी ने कहा, वह देखो। लोगों ने देखा, जिन रस्सियों में मार्टिन बांधा गया था वे टूट गई थीं। मार्टिन दीवार की ओर पैर किए औंधे मुंह पड़ा था। भीड़ को एकाएक मानो खोई हुई वाणी मिल गई। यह कब हुआ? उसकी चीख सुनकर ही मैं देख रहा था, वह चौंका, फिर झटका देकर घूम गया। मैंने भी देखा, वह खुद भी चिल्लाया था। क्या? क्राइस्ट? नहीं, क्रिस्टाबेल। हाँ हाँ, क्रिस्टाबेल ही। सैनिकों ने जब आकर मार्टिन के शव को उठाया तब उनके मुंह पर आदर का भाव था। एक ने कहा, देखो, सभी गोलियां छाती में लगी हैं। लोग मार्टिन के शव को देखने और उसकी आलोचना करने में इतने लीन हो गए कि बेचारी क्रिस्टाबेल हाथ में प्रजातंत्र की मोहर वाला एक कागज लिए खड़ी। क्रिस्टाबेल की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वह एक बड़ी लंबी, बड़ी थकी हुई, बड़ी उत्सर्गपूर्ण सी सांस लेकर गिरते गिरते बोली, अकलंक। धन्यवाद।